अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो बड़ा ही मज़ेदार रहेगा। हमारा नया टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे थे, आज हम लोग बायो-सैवर्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है। बायो-सैवर्ट्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन बड़ा ही मज़ेदार होगा, आप इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली कर पाएंगे। देखिएगा बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है। बायो-सैवर्ट्स लॉ कंसेप्ट बिल्कुल स्टूडेंट समझने का आपको ध्यान से सुनना। बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है। स्टूडेंट हमने आपसे ये कहा कि हमारे पास एक वायर है, एक बिजली की तार है, हमारे पास कोई कंडक्टर है हमारे पास, और इस कंडक्टर के अंदर से यहाँ से जो करंट चलेगा वो चलेगा आई। इस वायर में से जो करंट चलेगा हमारे पास कितना चलेगा, हमारे पास आई करंट यहाँ चलेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। और हम मान लेंगे यहाँ से आर डिस्टेंस के ऊपर, ये डिस्टेंस हमारे पास आर है और यहाँ पे पॉइंट है पी। जब इसमें से करंट मूव करेगा, ना तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आपको इस पी पॉइंट के ऊपर निकालना है। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा आपको याद रखना है। तो क्या करना है, हमारे पास एक वायर है, कंडक्टर है, और उस कंडक्टर के अंदर से करंट पास कर रहा है, और जब उसमें से करंट पास करेगा तो ओर्स्टेड ने कहा था उसके चारों तरफ हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ बनेगा ना, वो इसके ऊपर कितना इफेक्ट डालेगा आपको ये निकालना है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे इस कंडक्टर की जो हमारे पास लंबाई है, लेंथ है, वो इनफाइनाइट लेंथ है, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, हम इसकी स्मॉल लेंथ ले लेंगे, मेजर कर लेंगे, हम डीएल मान लेंगे इसको। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, आपको लिखना है लेट ए कंडक्टर, हमने कंडक्टर ले लिया, लेट ए कंडक्टर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, हमने कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ कैसे, जिसकी लंबाई इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा उसकी लंबाई होगी हमारे पास, इनफाइनाइट मैंने उसको बोल दिया। एंड आई इज द करंट, आई इज द करंट पासिंग थ्रू इट, इसके अंदर से जो करंट पास कर रहा है वो कितना पास कर रहा है हमारे पास, करंट पासिंग थ्रू इट, इसमें से आई करंट पास कर रहा है। पी क्या है हमारे पास, पी या आर कह सकते हैं, आर डिस्टेंस है पॉइंट पी का फ्रॉम द कंडक्टर। तो आपको याद रखना है आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द कंडक्टर, पॉइंट पी फ्रॉम द कंडक्टर। ये कहता है कि जो डिस्टेंस है ना हमारे पास इस कंडक्टर से, जहां में इफेक्ट निकालना है मैग्नेट का, वो जो पॉइंट है वो आर डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है वो हमारे पास पी है। फिर आपको याद रखना है डीएल इज द स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ हम लोग इसको नाम देंगे, आपको याद रखना है। स्टूडेंट स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ का मतलब क्या है, देखिएगा यहाँ से, और हो सकता है बिजली के वायर जो तार होंगे उनकी लंबाई हो सकता है 1000 किलोमीटर दूर वायर चले जाएं, तो यहाँ से जो वायर का जो हिस्सा 1000 किलोमीटर दूर है, वहाँ जो मैग्नेट बनेगा वो हमारे यहाँ तो इफेक्ट नहीं डाल सकता। तो एक लिमिट होती है कि जहाँ तक हमारे पास वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी ना, जैसे अगर सिर्फ इतने हिस्से का मैग्नेट लेंगे, इतने तार की लंबाई लेंगे तो मैग्नेट स्मॉल होगा, मैग्नेट स्मॉल होगा तो इस पर इफेक्ट कम डालेगा। अब हम मैग्नेट यहाँ तक ले लें, तार की लंबाई थोड़ी बढ़ा दें तो हमारे पास मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। अब हम मैग्नेट की लेंथ इतनी ले लें, यहाँ से यहाँ तक हम तार की लेंथ लंबाई ले लें तो मैग्नेट और बड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर और ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। और हो सकता है वायर की लेंथ में और ज़्यादा लंबी यहाँ से ले लूँ। अब यहाँ इस हिस्से पे जो मैग्नेट बनेगा ना, हो सकता है कि वो इसके ऊपर इफेक्ट ना डाले। तो स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ का मतलब है वो लेंथ जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट काम करेगा, उस लेंथ तक, इफेक्टिव लेंथ जहां तक अगर मैग्नेट हमारे पास बनेगा करंट पास होने से, वो कितना इफेक्ट डालेगा उसको मैंने नाम दिया है स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ। अब स्टूडेंट आप जानते हैं जब इसके अंदर से हमारे पास, वायर के अंदर से, इस कंडक्टर के अंदर से हमारे पास जब करंट मूव करेगा तो इस वायर के अराउंड हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, असर डालेगा। तो हमें इसके ऊपर इस बी का इफेक्ट निकालना है। तो स्टूडेंट आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, वो डिपेंड किस पे करेगा, ये बात बड़ी मायने रखेगी। तो ये हमारे पास आपको याद रखना है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैं उसको नाम दूंगा डीबी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो हमारे पास बनेगा, वो सबसे पहले पता है किसके ऊपर काम करेगा, वो डिपेंड करेगा करंट के ऊपर।
ज्यादा होगा तो आप जानते हैं अगर इस वायर के अंदर करंट ज्यादा होगा तो यह मैग्नेट बड़ा बनेगा, और मैग्नेट बड़ा बनेगा तो इस पी पॉइंट के ऊपर उतना ही ज्यादा इफेक्ट डालेगा। अगर इसके अंदर करंट का अमाउंट कम हो जाएगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो आपको याद रखना है यह मैग्नेट छोटा बनेगा, और अगर यहाँ मैग्नेट छोटा बनेगा तो इस पी पॉइंट के ऊपर इफेक्ट कम डालेगा, असर कम डालेगा, प्रभाव कम डालेगा। ये बात आपको याद रखनी है, तो ध्यान रहेगा ना। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किस पर डिपेंड करेगा, सबसे पहले तो आई, वो डिपेंड करेगा करंट के ऊपर, पहली बात। दूसरा वो डिपेंड करेगा डीएल साइन थीटा। देखिएगा डीएल साइन थीटा यहाँ क्या होगा, डीएल मीन स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, और मैंने लिखा साइन थीटा। साइन थीटा का रीजन मैं भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जहां बात होगी वहां 90 डिग्री का एंगल दोनों के ऊपर बनता है, दोनों राइट एंगल होते हैं। तो यहाँ अगर मैं साइन की बजाय अगर मैं कोस लिख दूंगा तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा मैं आगे डिस्कस करूंगा। और दूसरा लेंथ, जितनी वायर की लंबाई बढ़ती चलेगी, इसको लिखेंगे विद इन लिमिट। विद इन लिमिट, लिमिट मीन्स एक एक्सटेंट तक जितनी हमारे पास इस तार की लंबाई बढ़ती चलेगी, तार की लेंथ बढ़ती चलेगी ना एक लिमिट तक, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होता चलेगा और उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा डालेगा, असर ज्यादा डालेगा। ये बात आपको याद रखनी है, तभी मैंने लिखा विद इन लिमिट। एक लिमिट तक तार की लंबाई बढ़ेगी तो इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो तीसरी जो बात आती है वो आ जाती है 1/r²। मीन्स आप इस पी पॉइंट को जितना वायर से दूर लेकर जाएंगे, आप इस पी पॉइंट को जितना तार से दूर लेकर जाएंगे, इसका मतलब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो इस मैग्नेट का इस पी पॉइंट के ऊपर इफेक्ट कम होता चलेगा, इसका असर कम होता चलेगा। तो और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर जो चीज डिवीजन में होती है, बटा में होती है, वो हमेशा उल्टी होती है। जैसे आर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये राइज होगा तो ये डिक्रीज कर जाएगा, ये दोनों उल्टे होते हैं। तो जितना आप इस वायर से दूर जाओगे, तार से जितना दूर जाओगे, तो इसका मतलब हमारे पास डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसके ऊपर मैग्नेट का इफेक्ट कम हो जाएगा। वैसे भी जानते हैं आप किसी मैग्नेट से जितना दूर जाएंगे, आपका मैग्नेट से डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेट का इफेक्ट कम होता जाएगा, और आप जितना मैग्नेट के क्लोज आएंगे, डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेट का इफेक्ट हमारे पास ज्यादा होता जाएगा। तो ये उल्टे होते हैं। तो मैंने यहाँ इसको क्या लिखा, dB इज इक्वल टू मैंने लिखा आई dl साइन थीटा बाय r², आपको याद रखना है। अब बात आती है स्टूडेंट, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको हटा के मैंने लगा दिया यहाँ k, आई dl साइन थीटा बाय r²। k का मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, हम लोग इसको नाम देंगे मैग्नेटिक कांस्टेंट। और यहाँ k की जो वैल्यू होती है ना, आपको याद रखना है k की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आपको याद रखना है। जो k की हमारे पास वैल्यू होती है ना, वो होती है μ0/4π, याद रखना है। क्या वैल्यू होती है k की, μ0/4π हमारे पास वैल्यू रहेगी, और ये बराबर 10⁻⁻⁷, और ये रहेगा न्यूटन एम्पियर स्क्वायर के बराबर रहेगा, आपको याद रखना है। तो ऐसा सिस्टम के अंदर हमारे पास k की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास ये रहेगी, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, dB इज इक्वल टू k आइडियल साइन थीटा बाय r²। k का वैसे नाम क्या होता है, k को हम लोग बोलते हैं जो हमारे पास रहेगा बायो सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से, ठीक है ना, सेवर्ट्स कांस्टेंट बोल देते हैं। अब बात आती है असली मुद्दा हमारे पास, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा कि ये μ0 क्या होता है, μ0। इस μ0 को हम लोग बोलते हैं, यहाँ से हमारे पास परमेबिलिटी हमारे पास ये रहेगा, आपको याद रखनी है चीज, ठीक है ना। रियल में बल्कि हम इसको ये नाम ना देंगे, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। मैं इसको ऐसे चेंज कर दूंगा कि μ0 अगर मैं निकालता हूँ तो 10⁻⁷ और इंटू 4π ये हो जाएगा हमारे पास। अब मैं इसको नाम तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे पास, ये रहेगा न्यूटन और ये रहेगा एम्पियर स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए आप इसको। अब ये μ0 है क्या, इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता क्या है, देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब हमारे पास ये होता है, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। परमिएबिलिटी का मतलब हमारे पास क्या रहेगा, हमने आपसे कहा कि ये एक मैग्नेट है, चुंबक है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस मैग्नेट के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है।
तो इन दोनों के बिटवीन हमने क्या रखा, एयर, हवा है इनके बीच में, तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है, चाहे अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन, तो ये मैग्नेट का इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है। तो एयर कितनी परमिशन दे रही है उसको पास करने की, इसका इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है एयर को पास करके। तो एयर जो हमारे पास परमिशन दे रही है ना, उसको मैं नाम दूंगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, यहाँ से आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हम लोग इसको नाम दे देंगे, आपको याद रखना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट बात आती है ना एंगल्स की बात करते, तो मैं एंगल का हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, ध्यान से आपको सुनना है। एंगल अभी मैं आपको बता रहा था एंगल कैसे काम करेगा। अभी हमने ये पढ़ा हमारे पास, या मैं लिख दो एंगल थीटा और यहाँ लिख दो एंगल 90 डिग्री, दो केस है, जीरो लिख दो मैं एंगल। आप जानते हैं अगर मैं जीरो लिखूंगा तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन जीरो बाई आर स्क्वायर। साइन जीरो आप जानते हैं जीरो होता है, तो जो जीरो से टकराएगा खुद भी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 डिग्री के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था जीरो का मतलब होता है दो मैग्नेट को सेम ऊपर रख देना, और सेम तरीके से मैग्नेट को ऊपर रखोगे तो वहां पे रिपल्सन होती है, ठीक है ना। जीरो का मतलब सेम रख देना और वहां पे रिपल्सन होती है। क्या पॉसिबल है रिपल्सन हो और उनको ऊपर रख दिया जाए? पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए कब पॉसिबल होगा, अगर एंगल जीरो पॉसिबल तब होता है जब वहां रिपल्सन हमारे पास क्या रहे, जीरो, या मैग्नेटिज्म हमारे पास जीरो रहे। अब बात आती है यहाँ से, या मैंने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर आ जाएगा आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं साइन 91 होता है, तो डीबी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपके पास रहेगा, जो आपको याद रखना है। अब बात आती है इसकी वेक्टर फॉर्म की, और उसके बाद हम एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म हमें कैसे बनानी है स्टूडेंट, सिंपल सी बात होती है। वेक्टर फॉर्म मैंने एक दिन आपको पहले भी बताई थी, किसी भी चीज की अगर आपको वेक्टर फॉर्म बनानी है तो आप एक सिंपल सा मेथड यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप चाहे तो किताबों वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ से प्रूव हो गया कि 90 डिग्री का एंगल इनके बीच में बनेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म के बीच में। तो यहाँ से मैंने आपसे कहा स्टूडेंट, बायो-सावर्ट्स लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैंने लिखा आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म बनाएंगे। अगर स्टूडेंट मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ एरो मार्क, और यहाँ मैं लगा देता हूँ आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म बन गया, ये यूनिट वेक्टर है। और आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर आर बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, मैंने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और यहाँ मैंने लिखा वेक्टर आर बाई उसका मैग्नीट्यूड। अब आप जानते हैं ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बल्कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, ये आर के ऊपर ये हो जाएगा वेक्टर आर। ये इसकी वेक्टर फॉर्म तैयार हो चुकी है। अगर आप साइन थीटा हटाना चाहें तो हमारे पास ये रिजल्ट ऐसे आ सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एंगल साइन थीटा होता है, तो वेक्टर फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और वेक्टर फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बायो-सावर्ट्स लॉ था। अब इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन आ रहा है स्टूडेंट, और मैं आपको एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। देखिएगा यहाँ सिर्फ कंसेप्ट मायने रखता है। कोई भी किसी भी चीज की अगर वेक्टर फॉर्म हमारे पास स्टूडेंट अगर आ जाए ना, तो आपको उस वेक्टर फॉर्म को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं होता। आपने वो वेक्टर फॉर्म यूनिट वेक्टर से बनानी है। आप बना तो किताब वाले मेथड से सकते हैं, मैंने पहले बताया था एक दिन एक कंसेप्ट में कि R1 R2 से बना सकते हैं आप लोग उसको, लेकिन मैं डायरेक्ट मेथड से बना रहा हूँ। आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अंदर R1 R2 के अंदर। अब हमारा क्वेश्चन ही आता है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमें निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सर्कुलर कॉइल हम लोग बोल सकते हैं यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। कोई सर्कुलर रिंग है हमारे पास, कोई सर्कुलर घेरा है हमारे पास, ठीक है ना, कॉइल है हमारे पास, उसका हमें क्या निकालना है,
बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। तो स्टूडेंट पहले डायग्राम देखिएगा। ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, इसका ये रेडियस हमने मान लिया हमारे पास R हो गया, इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा I। अब मैं इसका कंप्लीट डिस्टेंस की बजाय मैंने इसकी छोटी सी स्मॉल लेंथ मान ली, जो हमारे पास कितनी है, ये स्मॉल लेंथ dl एलिमेंट्री लेंथ, और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, आपको याद रखना है। तो कंस्ट्रक्शन तो आप लोग सेम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते आए हैं। उसके अंदर क्या होता है, आप लोग लिखेंगे लेट ए सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस r and I is the current flowing through it, dl is the small elementary length, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। एक सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस r हो गया, जिसके अंदर से करंट फ्लो कितना कर रहा है, I कर रहा है, और हमने क्या किया, dl is the small elementary length, और ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल हमारे पास क्रिएट हो रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। अब स्टूडेंट लिखेंगे यूजिंग बायो सावर्ट्स लॉ, यूजिंग बायो सावर्ट्स लॉ। तो क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। अब स्टूडेंट मुद्दा ये हमारे पास एंगल क्या है, यहाँ देखिएगा, जो स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ है वो इसके साथ एंगल बना रही है 90 डिग्री। तो सिर्फ हमें क्या करना है, या मैंने एंगल लिखना है 90 डिग्री साइन 90। तो क्या होगा, dv म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर आई dl बाय r स्क्वायर। साइन 90 क्या होता है, आप जानते हैं साइन 91 होगा, तो मैंने वैल्यू 1 रख दी। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इधर इंटीग्रेट और इधर इंटीग्रेट। अब आप जानते हैं जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका b होता है। इंटीग्रेशन का रूल है कि dv का इंटीग्रेशन b होगा, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका b होता है। यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय r स्क्वायर, और यहाँ मैंने लिखा dl इंटीग्रेशन का सिंबल। आप जानते हैं इंटीग्रेशन के अगर dl अगर हो तो जिसका कोई नहीं होता उसका l होगा। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय r स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन dl का हो जाएगा हमारे पास l। dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, l होता है। अब आप जानते हैं ये dl था और l कंप्लीट है, तो ये पूरी लंबाई सर्कल की ये कितनी होगी हमारे पास, ये होगी 2 पाई r। तो आप लोग लिख सकते हैं हमारे पास l किसके इक्वल होगा, 2 पाई r, क्योंकि इतना dl था, पूरी लेंथ तो ये हो जाएगी, और सर्कल की हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस रहेगी वो कितनी रहेगी हमारे पास 2 पाई r। तो स्टूडेंट यहाँ मैं रखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय r स्क्वायर, और ये 2 पाई r, r से r कैंसिल, पाई से पाई, 2 से 2। तो रिजल्ट जो हमारे पास बनेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से i बाय 2r। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा जो आपको याद रखना है। बस तरीका क्या होता है, किसी भी कंसेप्ट को थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए ना आपको उसको लिखना इस तरीके से होता है कि i क्या है, r क्या है, dl क्या है, वो कंप्लीट सिस्टम आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम से, तभी आप किसी भी डेरिवेशंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक नया कंसेप्ट लेकर मिलेंगे जो स्ट्रेट कंडक्टर का डेरिवेशन होगा, और मैं आपको बिल्कुल देसी और आसान भाषा में वो बनाना सिखाऊंगा। तब तक आप वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।